सबसे पहले खबर आंध्र प्रदेश से, जहां गुज़िश्ता चंद दिनों से जारी भारी बारिश की वजह से ताहाल 24 लोगों की हलाकत की खबर है। रियासत के कई इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं, झील का मंजर पेश कर रहे हैं। अवाम को सख्त दिक्कतों का सामना है। रियासती वज़ीर आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने हंगामी इजलास तलब करके मुतल्लिक़ा अहदेदारों को राहतकारी के कामों में तेज़ी लाने की हिदायत दी है। एनडीआरएफ और दीगर राहतकारी टीमों को मुतहर्रिक कर दिया गया है। आपको बताएं कि 1500 से ज़ायद मकानात के मुतासिर होने की खबर है। इत्तलात के मुताबिक 213 रिलीफ कैंपों में 20,000 से ज़्यादा लोगों को मुंतकिल किया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं विजयवाड़ा से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इसहाक। लगातार हम देख रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में बारिश का कहर जारी है। अभी आपसे मौसम का हाल जानना चाहेंगे और सबसे अहम ये कि लोगों को वहां पर किस तरह की सहूलियात इंतजामिया हुकूमत की तरफ से। हाँ, ये ना देखा जाए तो अभी भी जहाँ प्रकाशम और अनंतपुर के कई जगह पर अभी बारिश हो रही है। नेल्लूर, कड़पा, अनंतपुरम और तिरुपति जहाँ ज्यादा मुतासर हुए, कई जगह पर सड़कें टूट गई है। जो पुल है वो भी कड़पा और नेल्लूर में जो नेशनल हाईवे से पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। वही दूसरी तरफ जो चेन्नई विजयवाड़ा और बेंगलुरु विजयवाड़ा जो सड़क के रोड है और रेल के जो ट्रैक है वो पूरी तरह से खराब होने की वजह से कई जगह पर ट्रेन को रोक के रखा गया। कोरोमंडल और पूरी तिरुपति, चेन्नई, बेंगलुरु के जो ट्रेन है वो भी प्रकाशम और दूसरे जगह पर रोक के रखा गया है। जो ट्रैक का जो रिपेयर है वो अभी भी चल रहा है। एक तरफ से देखा जाए तो अभी भी जो पुट्टपर्ती है वहाँ पे अभी बारिश कम है, वहाँ पे रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है चल रहे। तिरुपति जो है ना ज्यादा मुतासर है, लगभग टीटीडी को 4 करोड़ तक जो है ना लॉस हुआ। वही दूसरी तरफ ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स में कई जगह पर फसलें पूरी तरह से पानी में बह गए और सड़कें टूट गए। और ये कल रात को भी कड़पा में जो है ना 3 मंजिला इमारत एक टूट के गिर गई, जिसमें 3 लोगों को पुलिस ने बचा लिया। तो इस तरह के वाक़े जो है ना रिजर्वाइज जो है ना पूरे नेल्लूर, कड़पा और अनंतपुरम के जो रिजर्वाइज है पूरी तरह से ओवरफ्लो होके जा रहे। पानी ज्यादातर इसहाक, सीएम ने भी एरियल सर्वे किया था और उसके बाद उन्होंने तमाम ओहदेदारों को ये सख्ती से हिदायत दी थी कि आम लोगों तक फौरी तौर पर जो राहत रसानी का सामान है वो पहुंचाया जाए। हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि क्या लोगों को वाकई में इमदाद पहुंचाई जा रही है हुकूमत की तरफ से, और दूसरी बात ट्रेनों को भी कैंसिल किया गया है या फिर उनके रूट डाइवर्ट किए गए हैं, इसके ताल्लुक से कोई एडवाइजरी? ट्रेन्स को जो पूरी तरह से कई ट्रेन्स को कैंसिल किया गया और दूसरे ट्रेन्स को रूट डाइवर्ट किया गया। विजयवाड़ा और दूसरे जहाँ स्टेशनों में जो फंस गए उन्हें दूसरे तरह से भेजने की कोशिश की जाए। वही दूसरे कल एरियल सर्वे के बाद जो है ना सीएम ने हिदायत दी कि राहत और इमदाद का काम है जो जल्द से जल्द किया जाए। वही दूसरी तरफ जो मिनिस्टर, इरिगेशन मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टर्स है नेल्लूर, कड़वा और अनंतपुरम दूसरे जगह पर वो भी जो मुतासिर इलाके हैं वहाँ पे दौरे कर रहे। लेकिन हुकूमत की तरफ से जो राहत और इमदाद है, जो रिहेबिलिटेशन कैंप्स तो रखे गए, लेकिन वहाँ पे जो सहूलियात है, जो बारिश की वजह से ठंड और दूसरे बच्चे लोग हैं बीमारियां फैलने की वजह है, तो जी बिल्कुल साहब। तो लगातार वहां के हालात पर, बारिश से क्या अब वहां पर हालात हैं उस पर हमारी नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। नाज़रीन, आपको बता दें कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी आंध्र प्रदेश में जो बारिश से तबाही हुई है उस पर अपने अफसोस का इजहार किया। साथ ही साथ उन्होंने हर तरह की मदद का भी वादा किया है रियासती अवाम को। सीएम को खास तौर पर उन्होंने तमाम तर हिदायत जारी की है। और इसी तरह की खबर है, राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट पे लिखा कि आंध्र प्रदेश में बारिश से जो भारी तबाही हुई है, जानी नुकसान हुआ है, उस पर उन्हें अफसोस है। राहुल गांधी ने महलवकीन के अहल खाना के साथ इजहार ताज़ियत किया है। साथ ही साथ कारकुनों से मुतासरीन की फौरी मदद की अपील भी की है। तो तमाम तर जो लीडरान हैं उनकी तरफ से भी आंध्र प्रदेश में जो बारिश का सिलसिला जारी है और उसके बाद अब किस तरह से जो इमदादी काम है उनमें सूरत लाई जाए, उसके लिए भी तमाम तर इक़दाम उठाए जा रहे हैं। जहां एक जानिब हमने देखा कि
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी इस सिलसिले में तमाम तर इमदाद का यकीन दहानी कराई है सीएम को। वहीं राहुल गांधी ने भी अपने ट्वीट में आंध्र प्रदेश में जो बारिश से भारी तबाही हुई उस पर इजहार अफसोस किया, महलवकीन के अहल खाना के साथ ताज़ियत का इजहार किया और कांग्रेस कारकुनों से मुतासरीन की मदद की अपील की है। एक और अहम खबर, आज दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की एक अहम मीटिंग होना है। इस अहम मीटिंग में किसान तहरीक से मुताल्लिक लाएअमल तय किया जाएगा। एमएसपी पर कानून वज़ा करने, तहरीक के दौरान फौत हुए किसानों के अहल खाना को मुआवजे की अदायगी जैसे अहम मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों कौम से खिताब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ज़रई क़वानीन वापस लेने का ऐलान किया था। उन्होंने किसानों से फौरी तहरीक ख़त्म करते हुए अपने घरों को वापस लौटने की अपील की थी, लेकिन किसान लीडरों का कहना है कि तमाम जायज़ मुतालबात की मंजूरी तक उनका एहतजाज जारी रहेगा। पार्लियामेंट तक ट्रैक्टर मार्च के शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं की गई है। 22 नवंबर को लखनऊ में मुनक्किद होने वाली किसान महापंचायत को कामयाब बनाने की अपील भी लगातार की जा रही है। और नाज़रीन, चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद का। शंकर, आपसे जानना चाहेंगे, आज अहम मीटिंग होने वाली है, क्या कुछ इस मीटिंग में अहम मुद्दे रहने वाले हैं? देखिए, आज दो महत्वपूर्ण बैठक से होना तय है, जिसमें एक बैठक आज दोपहर 1 बजे के लगभग में सिंधु बॉर्डर पे होगी, जिसमें कि किसान संगठनों के शीर्ष नेता अपनी अगली रणनीति पर चर्चा करेंगे और कई मसलों पे बातचीत करेंगे। इसके साथ ही आज दोपहर 2 बजे पंजाब के 32 किसान संगठनों के बीच में बैठक होगी, जिसपे आने वाले जो रणनीति है और आगे की जो रणनीति है कि खास तौर पर जिस तरह से बाकायदा कृषि सुधार कानून वापस लिए जाने के बाद भी जिस तरह से बाकायदा प्रधानमंत्री मोदी ने इस मामले को घोषणा किया था, लेकिन इस मामले पर 26 नवंबर को आंदोलन के 1 साल पूरे होने जा रहे हैं। तो किस तरह से इस मसले पर आगे बैठना है, और इसके साथ ही अगर गाजीपुर बॉर्डर की बात करें तो गाजीपुर बॉर्डर पर जिस तरह से कुछ मार्ग खोले गए थे पिछले कुछ दिनों पहले, क्या पूरे उस मार्ग को खोलना है या नहीं खोलना है, इस मामले पर भी आज गाजीपुर में बाकायदा गाजीपुर के मसले पर चर्चा होगी। क्योंकि यहाँ पर चर्चा ये भी चल रही थी कि हो सकता है कि ऐसा भी फैसला लिया जा सकता है कि ज्यादा से ज्यादा किसान अब सिंघू बॉर्डर पे पहुंचे और सिंघू बॉर्डर से उसके बाद जो संसद का जो शीतकालीन सत्र है उस दौरान ज्यादा वहां पे लोग पहुंचे। तो क्या वहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचने के लिए गाजीपुर बॉर्डर से जाएंगे या दूसरे बॉर्डर से भी आएंगे, इन तमाम मसलों पर भी चर्चा होगी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि आज दोपहर की 1 बजे की जो बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण है। जी शंकर, तो लगातार इस बेहद अहम मीटिंग पर हमारी भी नजर बनी हुई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे इस अहम जानकारी के लिए। राजस्थान की काबीना में आज तौसी होने जा रही है। जुमला 15 वज़रा की हलफबरदारी तकरीब के साथ काबीना तौसी की जाएगी। इत्तलात के मुताबिक सचिन पायलट, हीरा राम चौधरी, मुरारी लाल मीणा, जाहिदा खान, राजेंद्र सिंह गुडासरा और दीगर नए अरकान असम्बली की हलफबरदारी तकरीब शाम 4 बजे मुनक्किद होगी। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता जुमे के रोज़ 3 वज़रा ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया था। तो नाज़रीन, आपको बताएं कि राजस्थान में जिस तरह से सियासी हालात बदलते नज़र आ रहे थे और उसके बाद अचानक हमने देखा कि कई वज़रा ने काबीना से इस्तीफ़ा दिया और उसके बाद कई नामों पर मोहर लगी और कहा यह जा रहा है कि जो आने वाला जो इलेक्शन है, आने वाले इंतखाबात हैं, उसी की ये पेश कयासी है, उसकी एक ख़ास तैयारी है जो इन अब नए चेहरों को शामिल किया गया है। कहीं ना कहीं अशोक गहलोत, अगर हम शुरू से देखें तो उनको सियासत का चाणक्य कहा जाता है और ये तमाम जो कवायद चल रही है इसमें जो जिन नामों को भी शामिल किया गया है उनके बारे में यही कहा जा रहा है कि आने वाले जो इलेक्शन है उसके लिए ये तमाम तर तैयारियां की गई हैं। कई अहम नाम हैं जिन्होंने कल इस्तीफा दिया था, कई अहम नाम आज नई कैबिनेट का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो बेहद अहम राजस्थान की कैबिनेट
और लगातार इस अहम खबर से मुताल्लिक तमाम तर अपडेट हम आपको देते रहेंगे। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। और नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको खबरों में बताया कि राजस्थान की काबीना में आज तौसी होने वाली है। कई अहम चेहरों को शामिल किया जा रहा है। इसी ताल्लुक से सीधे हम रुख करेंगे तफसीलात के लिए हमारे नुमाइंदे अरबाज अहमद का। अरबाज, हम आपसे जानना चाहेंगे किन नए चेहरों को शामिल किया जा रहा है और कितना अहम इस काबीना की तौसी को आप समझ रहे हैं, मान रहे हैं? देखिए, है ना, राजस्थान में पिछले काफी टाइम से, जब से सचिन पायलट वाला किस्सा हुआ था उसके बाद से लगातार जो है कैबिनेट एक्सटेंशन की बातचीत चल रही थी। जो मंत्रिमंडल है उसके विस्तार के लिए काफी कोशिशें की गई। इसमें बाकायदा अलग अलग फॉर्मूले लगाए गए। अजय माकन से लेकर के जो दूसरे जिम्मेदार लोग हैं दिल्ली में कांग्रेस के, उन तमाम लोगों को इसमें बीच में इन्वॉल्व किया गया। फाइनली अब ये नतीजा सामने है कि आज जो मंत्रिमंडल में करीब 20 कैबिनेट मिनिस्टर और 10 जो है स्टेट मिनिस्टर शामिल हो रहे हैं, जिनमें आप देखिए कि एक बड़ा लंबा चौड़ा तबका शामिल किया गया है जिसमें पहले भी मंत्री रह चुके हैं बहुत से लोग, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो पहली बार मंत्री बन रहे हैं। खास तौर पर इसमें जो हम कास्ट इक्वेशन की अगर बात करें, आप देखिए कि राजस्थान में जितने अभी टोटल मंत्री होंगे इसके बाद में कास्ट इक्वेशन के ऊपर काफी फोकस किया है अशोक गहलोत ने, जिसमें अभी देखिए कि मंत्रिमंडल में करीब 5 ऐसे लोग हैं जो जाट समाज से ताल्लुक रखते हैं, 3 लोग ऐसे हैं जो राजपूत समाज से ताल्लुक रखते हैं, 2 लोग गुर्जर समाज से हैं, 2 लोग ब्राह्मण समाज से हैं, मुस्लिम समुदाय के भी 2 लोग हो चुके हैं। आप देखिए कि पहले जो सिर्फ एक ही मिनिस्टर था जो कैबिनेट मिनिस्टर थे साले मोहम्मद, अब जाहिदा जो खान है उनको भी इसमें शामिल किया गया है। पहले एक बड़े कद्दावर मंत्री हुआ करते थे जो 3 स्टेट में कभी मिनिस्टर रहे थे, चौधरी तैयब हुसैन, उनकी बेटी हैं जाहिदा खान, उनको इसमें शामिल किया गया बतौर स्टेट मिनिस्टर। इसके अलावा आप देखिए कि जो वैश्य समुदाय है जिन्हें बनिया कहा जाता है, वो 3 वहां से है। यादव समाज से भी एक मिनिस्टर को लिया गया है, एससी से 4 मिनिस्टर लिए गए हैं, एसटी से 5 मिनिस्टर लिए गए हैं। तो काफी अहम इस काबीना की तौसी को राजस्थान में माना जा रहा है और इस सिलसिले में लगातार आपसे हम अपडेट भी लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीलात के लिए। अहम खबर कानपुर से, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग का आज दूसरा दिन है। बोर्ड के सदर, नायब सदर, दीगर ओहदेदारों के नामों का ऐलान होना है। आपको बताएं कि मीटिंग के इख्तिताम के बाद दोपहर 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये ऐलान किया जाएगा। तो 2 रोज़ा मीटिंग थी, कल इसका आगाज हुआ था। कई अहम मामलों पर यहाँ तबादला ख्याल किया गया था, गौर व खौज किया गया था और अब सबसे अहम यह कि बोर्ड के सदर, नायब सदर और दीगर ओहदेदारों का नामों का ऐलान मीटिंग के इख्तिताम के बाद यानी दोपहर 3:30 बजे किया जाएगा। सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे संदीप सविता का। संदीप, काफी अहम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इस मीटिंग को माना जा रहा है और आज कई अहम नामों को भी सामने रखा जाएगा, तफसीलात चाहेंगे? जी हिना, बिल्कुल। जिस तरह से ये मीटिंग कानपुर में हुई और 2 दिवसीय मीटिंग थी, कल का जिस तरह से ये मीटिंग खत्म हुई है, यहाँ पर बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े लोग जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े हुए हैं वो पहुंचे। अहम मसलों पर बात हुई, लेकिन बात के बाद ये भी क्लियर नहीं हो सका कि जिस तरह से मीडिया की एंट्री नहीं थी और ना ही किसी को ब्रीफ किया गया मीडिया को, तो उस तरीके से कुछ भी जानकारी नहीं मिल पाई थी। लेकिन हाँ, जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महामंत्री के नामों का ऐलान होना था उसके लिए देर रात तक मीटिंग चली है। यानी कि जो मीटिंग का दूसरा दौर था शाम को 6 बजे के बाद का, उसमें ऐलान भी लगभग तय हुए हैं। अरशद मदनी की बात की जाए, अरशद मदनी का नाम जिस तरह से सामने आया है, उनका उपाध्यक्ष के लिए नाम लगभग तय है।
तो कहीं ना कहीं जो आज जी संदीप, तो आज की जो मीटिंग है उसके बाद किन नामों का ऐलान किया जाएगा उस पर भी लगातार नजर बनी हुई है। तफसीलात आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। दिल्ली के अवाम को फिजाई आलूदगी से राहत मिलती नजर ही नहीं आ रही। चारों तरफ धुंध है, धुआं है। आज सुबह राजधानी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 347 दर्ज किया गया, जो कि बेहद खराब जुमरे में आता है। लगातार फिजाई आलूदगी के सबब आम लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कतों का सामना है। गुज़िश्ता 2 हफ्ते से दिल्ली के अवाम फिजाई आलूदगी को लेकर बेहद परेशान है। कांग्रेस के सीनियर लीडर राशिद अल्वी ने पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुताल्लिक़ नवजोत सिंह सिद्धू के बयान पर अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया और कहा कि किसी भी दुश्मन को अपना भाई कहना हरगिज़ दुरुस्त नहीं। जो आदमी हमारे मुल्क का दुश्मन है वो हमारा भाई हो ही नहीं सकता। दुश्मनों को भाई कभी नहीं कहा जा सकता। उन्होंने मज़ीद क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। देखिए, बड़ी सफाई के साथ मैं कहना चाहूँगा, किसी भी भारतीय का, किसी भी देशभक्त का पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान भाई नहीं हो सकता है। जो आदमी कश्मीर के अल्पाइन स्कायर आरिफ मोहम्मद खान ने बीजिंग में मुनक़िद होने वाले आइंदा सरमाई ओलंपिक्स 2022 के लिए क्वालिफाई कर लिया। आरिफ का ताल्लुक शुमाली कश्मीर ज़िला बारामूला के टनमर्ग के हाजीबल से है। आरिफ हिंदुस्तान के वाहिद स्काई रेसर हैं जिन्होंने बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया और आरिफ की इस कामयाबी पर मुल्क भर में खुशी का इजहार किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी अपने ट्वीट के जरिए आरिफ को अपनी मुबारकबाद पेश की और कहा कि ये पूरे मुल्क के लिए काबिल फ़ख्र लम्हा है कि आरिफ ओलंपिक्स के लिए मुंतखब हुए। 31 साल आरिफ मोहम्मद खान ने 2005 से बैनुल-अक़वामी स्काइंग में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी की। आरिफ अब तक हिंदुस्तान के लिए 122 रेस कर चुके हैं। वाज़ेह रहे कि बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स 2022 का इनेकाद 4 से 20 फरवरी को किया जाएगा।